नमस्कार दोस्तों, आज का विषय हमारा भूगोल, भारत का भूगोल। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसमें भारत के धरातलीय बनावट, भूगर्भिक संरचनाएं, इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक संरचना इस टॉपिक को मैं आपको बताऊं तो इसे हम 5 हिस्सों में पढ़ सकते हैं। पहला, देखो जो स्ट्रक्चर है भारत का, इस पर उच्चवावच वाला आधार अलग है और संरचना वाला टॉपिक। तो इन दोनों को आज कवर करने के लिए मैं आपको बताऊं। जैसे ये वाला जो हिस्सा है भारत का, उत्तरी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र जिसे बोला जाता है, तो आप इसको पर्वतीय क्षेत्र बोल सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो कि पूरे संरचना का 10.6% है। ठीक है। सेकंड बात की जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र या उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये 43.7%। अगला डाटा आप अगर पढ़ें तो हमारे पास मरुस्थलीय क्षेत्र है कुछ प्रतिशत में, मरुस्थलीय क्षेत्र। और अगला आप देखें, ये प्रायद्वीपीय भारत। मैंने आपको एक दिन बताया था कि यहाँ से 22 डिग्री अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश जहाँ से शुरू होती है, वो उसका नीचे का क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत, इसको आप पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान। तटीय मैदान, तो इन 5 टॉपिकों में आप कवर कर सकते हैं इस पूरे भारत के क्षेत्र को। बाकी अलग तरीके से आप और भूगर्भिक संरचनाएं के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं इसको। भूगर्भिक संरचना, तो इसमें आप जैसे पढ़ेंगे कि ये पर्वतीय क्षेत्र का जो है टॉपिक, पर्वतीय क्षेत्र जो कि 10.6% है। पहाड़ी क्षेत्र 27.7%। पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है आपका 18.5%। और लास्ट है आपका मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र है आपका 43.2%। 43.2%, इसे थोड़ा चेंज कर लेना, 43.2%। तो ये टॉपिक रहेगा हमारा, पढ़ने का आधार होगा। जो अब नया भौगोलिक विस्तार वाला टॉपिक जो चल रहा है आपने पहले देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, उसका क्षेत्रफल वगैरह ये सब पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 में, तो आज हम हिमालय को कवर करेंगे। ठीक है। अब देखें हिमालय, आपको पता है, मैं हिमालय के बारे में बता दूं कि हिमालय को भारत में इम्पोर्टेंट क्यों दी जाती है। हिमालय भारत का पहरेदार है, उत्तरी भारत का क्षेत्र है। यदि हिमालय यहाँ पर नहीं होता, सपोज करो आप यहाँ पर हिमालय नहीं होता, तो ऊपर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऊपर का प्रदेश जो साइबेरियन प्रदेश है, वहाँ से ठंडी शीत लहर आती इधर को, और यहाँ की जलवायु दशाएं कुछ और होती। ठीक है, एक तो उससे बचाता है। दूसरा, हिमालय पहरेदार के रूप में इसलिए जाना जाता है कि मानसून जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो टकराता है और मानसून रुक कर इस क्षेत्रों में वर्षा करता है, जिससे कि भारत
की जो मानसूनी दशाएं हैं वो कृषि प्रधान वाला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है कि कृषि का जो पूर्णतः मानसूनी कृषि है हमारे यहाँ भारत में वह पूरा मानसून पर निर्भर है। तो हिमालय नहीं रहता, मानसून दशाएं यहाँ पर कुछ और होती और यहाँ सेम वापस चला जाता, मानसून रुकता नहीं। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से भी है, एकदम से कोई ये नहीं है कि प्रवेश कर जाए, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ -डिग्री में जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ सभी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक तीसरा पहरेदार के रूप में ये हिमालय यहाँ पर अवस्थित है। दूसरा टॉपिक, उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो हिमालय सबसे युवा है, पॉइंट बना सकते हैं, हिमालय सबसे युवा है, नई श्रेणियाँ हैं हिमालय की, ठीक है। और मोड़दार पर्वत की, लहरदार मोड़दार पर्वत वाला ये टॉपिक है कि मोड़दार श्रेणियाँ पाई जाती हैं इसमें, वलन है इसके अंतर्गत। दूसरा टॉपिक मैं आप बताऊं यहाँ पर कि उत्पत्ति के बारे में, कि जहाँ पर हिमालय अवस्थित है वहाँ कभी 33 सागर था। यहाँ पर क्या था? 33 सागर, 33 सागर। और जहाँ ये अवस्थित है हिमालय, तो आपको ये मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो भारत है, ये जो भूमि है यहाँ की दोनों, क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे वहाँ पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भूखंड थे बहुत बड़े दो, उन्हीं से ही ये जितने महाद्वीप का उत्थान हुआ है उन दोनों लैंड के विभाजन से हुआ है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो उत्तरी पॉइंट है यहाँ पर, तो पहले दो भूखंड थे, एक अंगारा लैंड ऊपर वाला और नीचे गोंडवाना लैंड। तो जो भारत का दक्षिणतम वाला हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है और ऊपर वाला अंगारा लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पे जो भ्रंश था, 33 सागर था, इसी में नदियाँ द्वारा लाया गया मलबा इकट्ठा होते 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 बहुत साल बाद यहाँ प्रेशर पड़ा, आंतरिक बलन पड़ा, बाहर से प्रेशर पड़ा, उससे यहाँ का जो मलबा था वह दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने के कारण ये ऊंचाई का रूप धारण कर लिया इसने, और आज भी इसकी हाइट बढ़ती जाती है, युवा है पर सेंटीमीटर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर? 33 सागर। दूसरा, यहाँ प्लेटों की गतिशीलता भी है यहाँ पर, इसमें प्लेटों का निर्माण, जो अगर थ्योरी पूछा जाए कि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी किसने दी है, तो वो टॉपिक आता है हैरी एम हेस। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर हैरी एम हेस, टेक्टोनिक थ्योरी किसकी है? हैरी एवं हेस। तो एक तो ये मुख्य बिंदु याद रखना है। दूसरा, मैं आपको हिमालय का जो उत्पत्ति वाला टॉपिक मैंने अभी बताया, इसमें मैं ये बताऊं आपको कि देखिए हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम से लेकर और पूर्वी यहाँ तक, ये सारा हिमालय का पार्ट है, ये इधर, और इधर पंजाब वाला टॉपिक है यहाँ पर, और ये हिमालय श्रेणी है ऊपर, ठीक है। ऊपर से अध्ययन करेंगे आप तो हिमालय की जो श्रेणी है सबसे ऊपर पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। पहली वाली का क्या नाम है? नंबर 1, मैं बाहर लिख देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो देखें नंबर 1 पर है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। नंबर 2 वाली जो है यह है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। थर्ड पे है जास्कर श्रेणी, और फोर्थ पे है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में ही आपका एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है हिमालय, ये K2 यहीं पर है। K2 बोलो या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन 8611 इसकी हाइट है मीटर, 8611। अब देखें ये हिमालय की श्रेणियां हैं। अब एक भारत के उत्तरी बिंदु पर एक गांठ है, इसे बोला जाता है पामीर की गांठ, इसे बोला जाता है पामीर की गांठ, पामीर की गांठ।
तो यहाँ से शाखाएं निकलती हैं, तो जो पूर्व दिशा की तरफ जाती हैं, पूर्व दिशा ईस्ट साइड को जो जाती है वे कुनलुन श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं, कुनलुन श्रेणी। और जो उत्तर दिशा की जाती है उसका नाम है तिएनशान, ये मैंने लिखा है तिएनशान श्रेणी। जो पश्चिम दिशा की तरफ निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसे बोला जाता है हिंद कुश। और इसी में ही आप अलग से पढ़ेंगे कि गोलेन दर्रा या फिर सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये सब इसी के पार्ट हैं। पाकिस्तान में है सुलेमान की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, जब आप दर्रे वाला टॉपिक पढ़ेंगे उधर कवर किया जाएगा ये। तो पश्चिम की तरफ जो निकलता है हिंद कुश, उत्तर की तरफ तिएनशान और पूर्व की तरफ कुनलुन की श्रेणियाँ, और नीचे हमारी तरफ इलाके में जो पड़ेगा ईस्ट और साउथ वाले टॉपिक में, ये देखें पूरब और दक्षिण वाले हिस्से से निकलती है। तो ये श्रेणी है आपकी हिमालय की श्रेणियाँ, ठीक है। हिमालय की श्रेणियाँ की एवरेज हाइट अगर मैं बात करूं, एवरेज हाइट की, तो ये 6000 मीटर है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में पड़ेगी, नेपाल में ये आपका माउंट एवरेस्ट। जब चोटियां आप पढ़ेंगे वहां डिटेल करेंगे कि इसका नाम नेपाल में सागर माथा है, चाइना में अलग नाम है, वो तिब्बत में, और हमारे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। इसमें चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है बछेंद्री पाल, और दुनिया की 5वें नंबर पर है वो। और जुंको तबई सबसे पहले चढ़ी है विश्व की, और बाकी एडमंड हिलेरी वगैरह, ये तेंजिंग शेरपा, ये पहले पुरुष हैं जो इस पर चढ़े हैं एवरेस्ट पर। तो ये छोटी बेसिक जानकारी है। तो आप हिमालय को देखो, आज हम नदियों के विभाजन के अनुसार हिमालय को पढ़ रहे हैं। तो देखें यहाँ से सिंधु नदी वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले हिमालय को विच्छेदित करती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी निर्माण करती है किसका? जोजिला गॉर्ज का, जोजिला गॉर्ज, ठीक है। और ठीक यहां हिमाचल के पास विच्छेदित करती है कौन? हिमाचल के पास यहां विच्छेदित करता है सतलज नदी, सतलज नदी। कभी कभी इसको यमुना से जोड़ लिया जाता है कि सतलज को ना देके ऑप्शन में यमुना को दे दिया जाता है, यमुना नदी, क्योंकि सतलज के जस्ट बगल में हिमालय के पास यमुना प्राकृतिक सीमा बनाती है। और जो इसका नाम है पंजाब हिमालय, पहले वाले का नाम क्या है? फर्स्ट वाले का पंजाब हिमालय। इसकी हाइट है 560 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड विभाजन देखें तो हमारे पास आता है काली नदी, यहाँ पर काली नदी आपको पता है उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से में बहती है, नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर बनाती है। तो इसे बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या बोला जाता है? कुमाऊं हिमालय। और आपको पता है जो हमारा उत्तराखंड की जो चौड़ाई है कितनी है? वो 320 किलोमीटर। तो इसकी है 320 किलोमीटर। अगला है हमारे पास नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। अगला है नेपाल हिमालय, और नदी का नाम है तीस्ता। नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। आपको पता है तीस्ता सिक्किम की जीवन रेखा है, तो वहाँ पर नेपाल हिमालय को डिवाइड करती है। और नेपाल वाले की हिमालय है कि 800 किलोमीटर, कितनी है? 800 किलोमीटर। तो हिमालय का डिवीजन के हिसाब से सबसे ज़्यादा लंबा 800 किलोमीटर क्षेत्र नेपाल हिमालय के पास है। अगला हमारे पास है असम हिमालय, असम हिमालय। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी इसको डिवाइड करती है लास्ट में, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसकी रेंज है 720 किलोमीटर, ठीक है। और फिर ये यहाँ से बिल्कुल कम होते होते इधर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है ये श्रेणी यहाँ पर। तो इसको बोला जाता है
पटकाई बुम, पटकाई की पहाड़ियाँ म्यांमार में है ये। तो ये एड्रेस आता है क्या, पटकाई की पहाड़ियाँ, नागा हिल्स, ये सब आप पढ़ेंगे इधर। पटकाई की पहाड़ियाँ ये म्यांमार वाले टॉपिक और इंडिया को अलग करती है। नागा हिल्स, पटकाई बुम, ऐसे करके बोला जाता है इनको। आप देखें तो एशिया की सबसे ऊंची चोटियाँ, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय रेंज में पाई जाती है, और नेपाल क्षेत्र में, यहाँ पर नेपाल क्षेत्र में पाई जाती है वो माउंट एवरेस्ट। तो आपको ये विस्तार कई बार क्वेश्चन बने हैं, नायब तहसीलदार में भी बना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे कि इसमें कि पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज या सिंधु यमुना, दूसरा नेपाल वो कुमाऊं हिमालय, सतलज काली, नेपाल हिमालय काली तीस्ता, और दूसरा असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। तो ये जोड़े मिलाओ में कई बार आ जाता है, या सही है कौन सा गलत है, तो इसके जानकारी होनी चाहिए आपको कि ये हिमालय का प्राकृतिक विभाजन है, नदियों द्वारा विभाजन किया गया है ये, ठीक है। तो एक तो हिमालय के बारे में आपने ये याद रखना है। दूसरा टॉपिक में हिमालय से आपको बताऊं, अच्छा एक बात और कि हिमालय के जो आकार है वो तलवार के आकार है। कैसा आकार है ये, तलवार के जैसा इसका आकार है। हिमालय का स्ट्रक्चर जो आकार है, हिमालय का आकार, तो ये कैसा है, तलवार की तरह, तलवार की तरह इसका आकार है। दूसरा देखें, अब ही हम हिमालय ही पढ़ेंगे, पर्वतीय क्षेत्र ही पढ़ रहे हैं। पर्वत पहाड़ी, देखो पर्वत क्या होता है, हाइट बिल्कुल ऊंची होती है, खड़ी ढाल रहती है। पहाड़ी थोड़े छोटे होते हैं, एवरेज हाइट उनकी 1500 के आसपास, 2000 के आसपास रहती है, पर इनकी हाइट, पर्वतों की हाइट बहुत ऊंची होती है, 5 किलोमीटर से भी ऊंचाई, 5000 मीटर से भी ऊपर होते हैं ये। तो यही थोड़ा अंतर है। दूसरा टॉपिक कि यहाँ निवास स्थान रहता है पहाड़ियों में, और पर्वतों में निवास स्थान बहुत कठिनाई। कुछ प्रमुख जातियाँ हैं, जैसे आप अर्धघुमंतु बोलते हैं, भोटिया जाति, तो वे लोग निवास करते हैं पर्वतों में। बाकी पहाड़ियों में ज़्यादा घनत्व पाया जाता है, निवास स्थान। अगला मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिमालय का विभाजन क्षेत्र में, ठीक है। अगला मैं आपको बताऊं, देखें यहाँ पर जिस तरीके से इस हिमालय क्षेत्र का अब डिवीजन पढ़ेंगे आप कि हिमालय क्षेत्र का विभाजन किस आधार पे है और कैसे है। तो आप देखें जिस तरीके से यहाँ से हिमालय शुरू हो रहा है, सपोज करें ये जो पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर मैदानी इलाका है। यहाँ पर क्या है, मैदानी इलाका है, ये है मैदानी इलाका, मैदान या तराई क्षेत्र इसको बोल सकते हैं आप, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। आप वहाँ पे इसको समझने का प्रयास करेंगे इस रेंज में, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ हिमालय का डिवीजन कर रहा हूँ मैं। अगला यहाँ पे फिर से अगली श्रेणी जो इससे हाइट वाली है ऊपर, तो इसका नाम दे दिया हमने शिवालिक क्षेत्र। पहले वाले का क्या है, शिवालिक क्षेत्र। सेकंड वाले का नाम है मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। शिवालिक को आप बाह्य हिमालय भी बोल सकते हैं, बाह्य हिमालय। बिल्कुल एक एक टॉपिक समझते रहें। इसके ऊपर आप चलें तो इसको बृहत हिमालय बोलेंगे आप, बृहत या महान हिमालय, महान हिमालय। इससे भी और विभाजन करेंगे आप ऊपर, तो इसको आप बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं इसे अभी 2 मिनट बाद बताता हूं। शिवालिक श्रेणी हो गया, मध्य हिमालय हो गया, बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, और ये मैदानी इलाका हो गया। इस शिवालिक के बीच में ही एक क्षेत्र आता है,
एक पट्टी आती है शिवालिक के बीच में ऐसे, इसको आप बोल सकते हैं भावर क्षेत्र। क्या? भावर क्षेत्र। ठीक है, अब देखें, मैं सारी डिटेल इन आधार पे बताता हूं, आप इनको देखते रहें, साफ दिखाई दे रहा होगा। देखें नीचे से मैं इसका विभाजन करता हूं। अभी इतने से टॉपिक से नायब तहसीलदार में 3 क्वेश्चन आ रखे हैं उत्तराखंड नायब तहसीलदार में। ठीक है, मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ा दिया था पहले ही, और जो सभी बच्चों ने सही आंसर किए हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम आप भी ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेखा है, जो शिवालिक श्रेणी को तराई क्षेत्र यानी मैदानी क्षेत्र को अलग करती है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं HFT। ठीक है, मैं यहाँ नीचे यहाँ पर भी बनाऊंगा नंबर 1 पे HFT। हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट लाइन। ठीक है, लाइन बोला जाता है इसको। सेकंड वाला जो टॉपिक है शिवालिक, और तो ये किस किस को अलग करता है, इसे भी आप लिखते चलें। हिमालयन फ्रंट लाइन ये करता है तराई क्षेत्र या मैदानी, तराई या मैदानी प्लस शिवालिक क्षेत्र को अलग करता है। सेकंड वाले को बोला जाता है इसको MBF, MBF। यहां पर देखें MBF, इसका है मेन बाउंड्री। रुक जाइए, इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं, नहीं तो ऐसे। इसको देखें, मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसे बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, और ये किसको अलग करेगी? शिवालिक प्लस मध्य या लघु हिमालय, इसको अलग करेगी। तीसरी रेखा हमारे पास है, तीसरी जो काल्पनिक रेखा है MCT। तीसरी वाली को क्या है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। ये भी पूछी गई, तीनों रेखाएं पूछी गई है, आप ध्यान से देखें, 12 दिसंबर का एग्जाम है वो। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, तो ये आपको अलग करती है लघु या मध्य हिमालय को बृहत हिमालय या महान हिमालय से, बृहत या महान हिमालय से। ठीक है दोस्तों, अगला चौथी जो रेखा है, इसको बोला जाता है हिंज लाइन, या इसे आप बोल सकते हैं सचर जोन। क्या बोल सकते हैं? सेकंड, सचर जोन लाइन। ठीक है, तो इसे बोलेंगे आप हिंज लाइन या सचर जोन। ये आपके पीसीएस वगैरह तक में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में भी। वनडे एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लोअर पीसीएस वहां पर भी पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, याद रखें। हिंज लाइन, सचर जोन, ये है महान या बृहत या महान हिमालय को अलग करती है किससे? ट्रांस हिमालय से।
ट्रांस हिमालय से मैं एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ और बिल्कुल विस्तृत से बताने का, थोड़ा स्लो भले चल रहा होगा। तो इसमें देखें दूसरा टॉपिक मैं आपको बताऊं कि देखें यहाँ पर तराई क्षेत्र है, इसकी विशेषता मैं बताऊं तो तराई क्षेत्र में क्या होता है, ये आप पहले तो लाइन आप बिल्कुल सही से देखें और इसको समझने का प्रयास करें। ये रेखाएं डिवाइड की गई है कि कौन कौन सी रेखा किसको अलग करती है, तो ये पूछे जाते हैं बहुत एग्जामों में, तो आप इनको ध्यान रखें। और एसआई और पुलिस का विज्ञापन आ चुका है, पुलिस का विज्ञापन आ गया है, एसआई का आने वाला है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी टॉपिक हिंदी की वीडियो में लगातार डाल रहा हूँ, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका लाभ उठाएं और सफल होकर दिखाएं, ठीक है। तो अगला देखें, इसमें हमारे पास है तराई क्षेत्र, इसकी विशेषता मैं बताना चाहूँगा आपको। तराई क्षेत्र बहुत महीन क्योंकि ऊपर से नदियाँ आ रही है, यहाँ आके स्लो हो जाती हैं क्योंकि ऊपर से बहुत कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, और यहाँ बारीक वाला जो क्षेत्र है जिसे काप क्षेत्र भी बोलेंगे, शिवालिक के जस्ट नीचे से हमारा मैदान क्षेत्र स्टार्ट होता है, भारत का उत्तरी भारत का विशाल मैदान जिसे बोला जाता है। और यूपी बिहार झारखंड वाले टॉपिक में ये विशाल क्षेत्र पड़ता है, पश्चिम बंगाल में भी। तो ये सब क्या है टॉपिक, ये भारत का कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर, और जीवन रेखा बोल सकते हैं इसको क्योंकि खाद्यान्न का इम्पोर्टेंट तरीके से यही है, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में एक पॉइंट आप याद रखेंगे, आर्टिजन वेल, जो उत्सुप्त कुएं होते हैं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैं यही बताना चाहूँ इसको। तराई क्षेत्र में उत्सुप्त कुएं पाए जाते हैं जिनको आर्टिजन वेल बोला जाता है, आर्टिजन वेल बोला जाता है इनको। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे आप तो शिवालिक श्रेणी आएगी, शिवालिक श्रेणी से ठीक थोड़ा सा नीचे भावर क्षेत्र पड़ेगा, उसे भी आप डिटेल कर लें कि मोटे कंकड़ पत्थर, पानी यहाँ पे उतना स्पीड नहीं दिखाएगा आपको, पानी पत्थरों के नीचे चलता है, खेती उपयोगी नहीं होता है ये क्षेत्र। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे शिवालिक क्षेत्र आ जाएगा। शिवालिक क्षेत्र क्या है, कम, ये मैनाक पर्वत बोला गया है उत्तराखंड में, शिव की भौएं बोला गया है, इसको अलग बोला गया है, बाह्य हिमालय बोला गया है। दूसरा, इसकी हाइट थोड़ी कम होती है 1200 मीटर तक, 750 से 1200 मीटर तक की हाइट होती है इसकी। इससे ऊपर मध्य लघु हिमालय जाएंगे तो ये 45 तक की इसकी रेंज है, ठीक है, कितनी 45 तक की रेंज है। इससे ऊपर आप जाएंगे बृहत महान हिमालय में तो 45 से 60 मतलब 6000 की हाइट है इसकी, 4500 से 6000 की हाइट की रेंज है बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इससे ऊपर आप ट्रांस हिमालय जाएंगे तो इसका 6000 से प्लस, जैसे आप देखेंगे उसमें महान हिमालय वाले रेखा पे कौन सी है रेखा उत्तराखंड में, वो रेखा कह रहा हूँ, पर्वत चोटी 7817 78-17 मीटर ऊंचाई है, पश्चिमी नंदा देवी जिसे बोला जाता है। तो इधर है। दूसरा, मानसून के आधार पर अगर मैं बताना चाहूँ इसका क्या उपयोग है, तो मानसून वाला देखें, जब रेखाओं की बारिश की बात आती है तो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा और बड़े एग्जामों में आएगा, छोटे में मुश्किल है उस टॉपिक का आना, पर फिर भी मैं जानकारी के लिए आपसे अवगत करा दूं आपको। हिमालय क्षेत्र में नीचे यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए वर्षा की मात्रा माइनस होती है। देखो इस रेंज में ज़्यादा वर्षा होगी, बाह्य हिमालय में ज़्यादा वर्षा होगी। अगर आप 2016 एनटी का पेपर देखें उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बरसात के दिनों में सर्वाधिक वर्षा हिमालय के किस क्षेत्र में होती है, तो वो होती है किसमें, बाह्य हिमालय ऑप्शन मिला होगा आपको, वहाँ पर शिवालिक नहीं होगा तो वहाँ पे बाह्य हिमालय मिला था। आप कर सकते हैं इसको क्या, बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा, उससे ऊपर जाएंगे लघु मध्य हिमालय में और कम, उससे ऊपर जाएंगे बृहत हिमालय में और कम, और ट्रांस हिमालय में तो वर्षा होती ही नहीं है बहुत, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट क्या है, वहाँ बर्फ की वर्षा, सीधा बर्फ ही होती है, मतलब कि शुष्क बर्फ जिसे बोला जाता है, ड्राई आइस टाइप से, वहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक है। अगर बोला जाए भारतीय क्षेत्र में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम, आप राजस्थान मत करना, लेह लद्दाख में सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा अगर इसी में पूछा जाए तो यहाँ पर मेघालय की पहाड़ियाँ, कीपाकार पहाड़ियाँ, मासिनराम मेघालय में 1142 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उससे ठीक सेकंड नंबर पे वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में, वो भी दुनिया का सबसे आर्द्रतम स्थान है, क्या दुनिया का। अगला मैं आपको जानकारी दूं इस हिमालय क्षेत्र की इम्पोर्टेंट के,
तो देखें, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर हिमालय में वर्षा की मात्रा घटती है। क्यों? क्योंकि पूरब में क्या है, यहाँ पर आसाम वाला टॉपिक, मेघालय वाला टॉपिक, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे इधर आप इधर आएंगे, क्या नाम है इसका, जम्मू कश्मीर वाला टॉपिक, लेह लद्दाख, यहाँ पे बिल्कुल कम वर्षा हो जाती है। तो दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि दक्षिण से उत्तर जाते समय वर्षा की मात्रा घटती है, पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए वर्षा की मात्रा घटती है। और ठीक इसका अपोजिट अगर पूछ दे, पश्चिम से पूरब जाते समय वर्षा की मात्रा बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए वर्षा की मात्रा बढ़ती है। आयोग कुछ भी पूछ सकता है, यस नो में, कथन निष्कर्ष में, क्वेश्चन का लेवल बनाने के लिए ये सब अप्लाई होता है कि कथन निष्कर्ष पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मित्रों, जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो तो फैक्ट इसमें से पकड़े, बाकी जो स्टेटमेंट पे होते हैं इसी को थोड़ा सा एक स्टेप गहराई से पढ़ लें आप, तो पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा समय लगता है, तो 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो ही अपलोड करने का मैं प्रयास करूँगा। और भर्तियाँ आ गई है, विज्ञापन आ गया है, आप हिंदी वगैरह जो मैंने वीडियो डाली है उनके लिए रीजनिंग, पॉलिटी वगैरह ये सब मैं वीडियो अभी अपलोड करूँगा। फिलहाल अभी 2 ये सिलेबस चल रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को अंजाम दें और एग्ज़ाम क्लियर करें। ठीक है, धन्यवाद।